I'm Dr. Manjubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Students, आज हम MSc फाइनल फिज़िकल स्पेशल के एक पेपर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। हम जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनको अगर क्लासीफाई करें तो दो तरह के होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाइड्स और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। स्टेबल न्यूक्लियाइड्स कौन से होते हैं? जो कि परमानेंटली स्टेबल होते हैं, मतलब उनका अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी तरह से चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं हो सकते। अगर हमको चेंज करना ही है तो वो केवल सीवियर कंडीशंस में ही हम कर सकते हैं, जैसे कि बम्बार्डमेंट बाय एक्सटर्नल रेडिएशन, या हम पार्टिकल्स से बम्बार्ड करें हाई एनर्जी जो कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के जितने हैं या ज़्यादा हैं, या फिर न्यूक्लियन कैप्चर से, मतलब हम अनयूजुअल कंडीशन में ही उनकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि जो जितने भी नेचुरली अक्रिंग न्यूक्लियाइड्स हैं वो उनमें से 274 जो हैं वो स्टेबल माने जाते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले प्रोटियम 1H, ड्यूटीरियम, ऑक्सीजन का 16, 17, 18, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27 एक्सेट्रा। अब वाटर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स, तो हम मानते हैं जो न्यूक्लियाइड्स एकदम अपने आप स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ और नई न्यूक्लियाइड्स फॉर्म करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट के द्वारा, उन्हें हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। और 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियाइड्स जो हैं इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ मैन मेड, उसमें मैन मेड भी हैं और रेडियो एक्टिव भी हैं, तो वो जो हैं रेडियो एक्टिव ऑफ वन टाइप ऑफ अदर। अब अगर हम फैक्टर्स देखें कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से कारक हैं, तो पहला इवन और नेचर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम ये नीचे टेबल देख रहे हैं, इसमें Z जो है प्रोटॉन नंबर है, N न्यूट्रॉन नंबर है, A मास नंबर है, और फिर नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड्स कितने हैं। तो फर्स्ट केस जब आपका प्रोटॉन नंबर भी इवन है और आपका न्यूट्रॉन नंबर भी इवन है तो A भी इवन होगा और इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं। सेकेंड केस, अगर प्रोटॉन इवन है, न्यूट्रॉन ऑड है, तो मास ऑड होगा और इसमें हमको स्टेबल न्यूक्लियाइड्स 1/3 मिलते हैं, 55। थर्ड केस, जब प्रोटॉन ऑड है, न्यूट्रॉन इवन है, तो भी मास नंबर ऑड होगा, इसमें भी हमको फर्स्ट के कंपैरिजन में 1/3 स्टेबल न्यूक्लियाइड्स मिल रहे हैं। और फोर्थ केस में दोनों अगर ऑड हैं तो एक का मान जो है वो इवन होगा और इनके सबसे कम उदाहरण देखे गए हैं। यहाँ पर हम इनके उदाहरण हम देख रहे हैं। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब पेयरिंग होती है, जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच में भी पेयरिंग होती है। और पेयरिंग किसके बीच में होती है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर जो है वो बनते हैं। इसमें एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। एक तो न्यूट्रॉन जो आपका प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन फोर्स होगा जो उनको अलग करना चाहेगा। पर जब ये एक रेंज के बीच में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपका न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जो इनको एक साथ लाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स को जो है वो पीछे कर देता है और वो स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी पेयरिंग हो पाती है। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि जब हैवी न्यूक्लियाइड्स की बात होती है, जब प्रोटॉन संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रोटॉन नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और तभी न्यूक्लियर फोर्स काम कर पाती है जब ये शॉर्ट रेंज में आते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ की वापस से इस टेबल की बात करें तो हम देखते हैं कि जो 85% अर्थ क्रस्ट का जो कंपोजिशन है उसमें ऐसे न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं जिसमें कि इवन Z और इवन N की संख्या है। और यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन 8O16, सिलिकॉन 1428, आयरन 2656, जिसमें कि इनके ये बताया गया है कि कितनी अबंडेंस है, कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं, परसेंटेज अबंडेंस क्या है। सेकेंड और थर्ड केस जो है आपका, उसमें हमने देखा कि A की संख्या ऑड है, चाहे Z का मान मतलब N का मान ऑड हो चाहे Z का मान ऑड हो। तो इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि
चार्ज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी की बात आ रही है तो उसमें चार्ज इंडिपेंडेंट नेचर है। दिस इज रिमार्केबल डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्रोटॉन डज नॉट जनरली टेंड टू पेयर विद न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जो है पेयर जनरली नहीं करना चाहता है। अब तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि द टेंडेंसी फॉर प्रोटॉन टू पेयर विद अ प्रोटॉन एंड ऑफ अ न्यूट्रॉन विद न्यूट्रॉन is well brought out in the distribution of stable nuclides amongst light elements from oxygen to about chlorine। अगर हम ऑक्सीजन से क्लोरीन तक की बात करें तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन पेयरिंग है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयरिंग है वो मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन उसका दिख रहा है, जैसे कि हम इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं। इस सीक्वेंस में हमें क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो 8O16 है, उसमें हमने एक न्यूट्रॉन जोड़ा 8O17 हो गया, दूसरा न्यूट्रॉन जोड़ा 8O18 हो गया। अब नीचे की तरफ हम जाएं तो हम एक प्रोटॉन और जोड़ रहे हैं और फिर दूसरा प्रोटॉन जोड़ रहे हैं। तो जब आपका ऑक्सीजन में आपने एक प्रोटॉन और जोड़ा तो फ्लोरीन बन गया, एक प्रोटॉन और जोड़ा तो नियॉन बन गया। वापस अब हॉरिजॉन्टल साइड जाइए तो आपका क्या है, ये नियॉन है। नियॉन में हमने एक न्यूट्रॉन जोड़ा तो वापस से क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन जोड़ रहे हैं तो बस आपका नियॉन का 21 बन जाएगा, फिर एक और न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो नियॉन का 22 बन जाएगा। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल साइड जा रहे हैं तो हम एक एक करके 2 न्यूट्रॉन जोड़ रहे हैं जिससे कि उनके आइसोटोप्स बन रहे हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल साइड जा रहे हैं तो हम एक एक प्रोटॉन जोड़ रहे हैं जिससे कि 2 नए एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ऊपर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जुड़ रहा है और नीचे की तरफ प्रोटॉन प्रोटॉन जुड़ रहा है। एक थर्ड चीज़ हो रही है कि जो आपका जैसे फ्लोरीन है 9F19, उसमें आप क्या जोड़ रहे हो, हॉरिजॉन्टल साइड है तो एक न्यूट्रॉन ही जुड़ रहा है, एक न्यूट्रॉन जुड़ रहा है तो उसका आइसोटोप बन रहा है, पर ये रेडियो एक्टिव बन रहा है। तो जहाँ पे स्टार दिख रहा है वो रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया आपको कि द रूल फॉर फॉर्मिंग स्टेबल न्यूक्लियाइड इज द सक्सेसिव एडिशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन वन एट अ टाइम फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 2 प्रोटॉन वन एट अ टाइम। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 isotopes of elements of even Z as A+1 and A+2, but only 1 isotope of element of odd Z। अब पर जब क्लोरीन के बाद की बात हुई, ये क्लोरीन तक तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉलो हुआ, पर क्लोरीन 1735 के बाद जो है ये रूल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ और इसके बाद जो है हमको चेंजेस मिले कई तरह के। और एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो स्टेबल 20 एलिमेंट्स हैं नेचर में वो सारे मोनो आइसोटोपिक न्यूक्लियाइड्स हैं, उनके एक ही आइसोटोप है, और उनमें से 19 जो है वो ऑड जेड वाले हैं जिनका प्रोटॉन नंबर ऑड है। सिर्फ एक्सेप्शन है उसमें बेरिलियम 4 का। तो ये आपके जो हैं हम 20 एलिमेंट्स मतलब 19 एलिमेंट्स देख रहे हैं जिसमें कि सब में ऑड जेड है, पर ये मोस्ट स्टेबल इन नेचर है और मोनो आइसोटोपिक है। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है न्यूट्रॉन टू जेड रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। बेटा अब ये आप देखिए हमने कुछ जो है न्यूक्लियाइड्स लिखे हुए हैं, उनके प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर लिखे हैं और न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो लिखा हुआ है। तो कैल्शियम तक तो ये मान 1 आता है और उसके बाद ये मान 1 से ज़्यादा आता है। तो इसको हम कैसे समझाते हैं, इसको हम इस ग्राफ से समझाते हैं जो कि हमने न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बीच में खींचा है। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है जो कि जैसे हम मतलब अपना पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि हमारे जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल होती है और सभी जो कंपाउंड्स हैं, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। इसी प्रकार से हम मानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल चीज़ मानी जाती है और जो कि कैल्शियम तक दिखा भी। पर उसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो जितने भी न्यूक्लियाइड्स हैं उनको प्लॉट करें तो हमको ये जो डॉट 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 दिख रही है ये सब उनके मान हमको दिख रहे हैं जो कि एक बेल्ट के रूप में हमको दिख रहे हैं। एक ये जोन आ गया है हमारा जिसको कि हम स्टेबिलिटी जोन बोलते हैं। अब जो इसके अंदर न्यूक्लियाइड्स हैं वो तो स्टेबल हैं और जो इसके ऊपर और नीचे न्यूक्लियाइड्स हैं वो अनस्टेबल हैं यानी कि रेडियो एक्टिव है।
तो अगर हम इस जोन के ऊपर की बात करें, लेफ्ट साइड की, तो वहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो वो न्यूक्लियाइड्स स्टेबिलिटी पाने के लिए न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन आपको पता है 0n1, प्रोटॉन 1p1, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन E-10 को लिबरेट होता है, जिसके कारण ये रिएक्शन होती है, जिसको कि बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। और अगर हम राइट साइड में आ जाएं तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन चेंज होगा और एक इसमें पॉजिट्रॉन निकलेगा, जो कि बीटा प्लस रेडियो एक्टिविटी होती है। अब इसी को हम एक और उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि अगर हम सोडियम का क्या ले लें, 1123, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो बच्चों, इसमें आपको दिखाया गया है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो तो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं और जो स्टार है वो रेडियो एक्टिव है। तो जैसे कि ऊपर की तरफ एक डॉटेड एरो है जिसमें लिखा है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, तो यहाँ प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन में चेंज कर दिया, तो आपका क्या हो गया, एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा तो सोडियम 11 किस में चेंज हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, नियॉन 1023 बन जाएगा। और अगर हम इसमें से एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, आपका मैग्नीशियम 1223 बन जाएगा। और इसी तरह से इन्होंने +n और -n का उदाहरण लेके बताया हुआ है, और फिर आपको वही बीटा प्लस और बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी बताया हुआ है। तो आपके जो स्टार वाले हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और जो स्क्वायर वाले हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। इसी के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि MSc फाइनल के लिए जो भी स्टडी मटेरियल हम अपलोड करेंगे, वीडियोस या असाइनमेंट्स या नोट्स, वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, इसलिए आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो चेक करते रहें और वहाँ पे हम लिंक्स डाल देंगे। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।